माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड में जो वेक्टर स्पेस का चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे 7.1 एक्सरसाइज का। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक ट्रेस की डेफिनेशन बता देती हूँ कि अगर आपके पास एक ये मैट्रिक्स दिया गया, अगर आपने इसका ट्रेस निकालना है तो ट्रेस का क्या मतलब होता है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ना आप ऐड कर दें, सम कर दें। जैसे कि अब इसका ये डायगोनल बनता है ना, तो आप इसको ऐड कर दें a1 प्लस a4, तो ये a का क्या निकल आएगा, ट्रेस निकल आएगा। ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन भी है कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, बस आप उनको ऐड कर लें। ये आपके पास क्या निकाला था, ट्रेस। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें उन्होंने आपको कहा है कि वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, कि एक वी है जो कि वेक्टर स्पेस को डिनोट करता है और उसमें किस तरह के पड़े हैं, 2x2 यानी 2 रोज और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स पड़ा है। इफ ए बी बिलोंग्स टू वी, कि अगर आप ए और बी की कोई दो जो है ना वो वेक्टर स्पेस में से लें, और तो फिर आगे उन्होंने डिफाइन करके दिया हुआ एक प्रोडक्ट, और वो किस तरह का दिया हुआ है कि ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लिया जाए ए के साथ। यानी ये ना आपको उन्होंने प्रोडक्ट दिया हुआ, उन्होंने कहा ये प्रूव करें कि ये इनर प्रोडक्ट है। अब इनर प्रोडक्ट आपको पता है, जिन्होंने पिछले लेक्चर लिए हैं, कि इनर प्रोडक्ट को किस तरह हम करते हैं, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ये जो स्पेस है ये क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। लेकिन ना अब यहाँ जो उन्होंने आपको दिया है ना, ये थोड़ा सा ना जरा मुश्किल फॉर्म में दिया हुआ है। हम पहले इसको सॉल्व करके इजी फॉर्म में बना लेते हैं, फिर उसको हम प्रूव करेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ना इसको थोड़ा सा जरा इजी वर्डिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं कि आप इस तरह करें, पहले बी का ट्रांसपोज ले लें, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका ट्रेस ले लें, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा, वरना यूं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए और बी, क्योंकि उन्होंने आपको कहा है कि ए और बी जो है ना वो आपने वेक्टर स्पेस वी में से लेने हैं, और वी के बारे में उन्होंने आपको बताया कि ये इसके अंदर सारे 2x2 वाले मैट्रिक्स पड़े हैं। तो हमने एक यहाँ भी ए भी कोई 2x2 वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, बी भी कोई 2x2 वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप ये वाली चीज को जरा बनाएं, पहले बनाए बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज ले लिया, यानी रोज को कॉलम में आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर बी ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम भी बी ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपने बी ट्रांसपोज लिखा, ये आपने ए मैट्रिक्स लिखा, मल्टीप्लाई सिंपल वही पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, ये मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से ये, और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, ये आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करवाई हुई है। अब आप इस तरह करें, उन्होंने कहा था कि जो ये बी ट्रांसपोज और ए मल्टीप्लाई और उसका आप क्या ले लें, ट्रेस ले लें। तो हम अब इसका लेते हैं ट्रेस। ट्रेस लेने का आपको अभी पढ़ा के आए हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को जस्ट आप ऐड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, a1 b1 प्लस a3 b3 प्लस a2 b2 प्लस a4 b4। तो ये आपने जो उन्होंने दिया हुआ था ना, उसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब आपके पास जो जिसको आपने प्रूव करना ना, इनर प्रोडक्ट जिसको यूज करते हुए, वो अब आपने यूज करना है ये वाला। और इसमें आपको सिंपल नजर आ रहा है कि ए और बी का अगर हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो किस तरह का डिफाइन है कि पहला इनके आपस में पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई हुए में, प्लस फिर दूसरे एलिमेंट, प्लस तीसरे एलिमेंट, और फिर प्लस फोर्थ वाले एलिमेंट। यानी ये आपको बड़ा इजी इनर प्रोडक्ट्स प्रूफ करना हो जाएगा कि इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। अब इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस की तरफ चलते हैं, जिसमें से इनर प्रोडक्ट की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि हम ए का ए के साथ ही इनर प्रोडक्ट लें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। अब यहाँ हम ना ए मैट्रिक्स आपने लिखा, अब ए का ए के साथ लेंगे। देखें ऊपर डिफाइन है ए का बी के साथ, और वो सिंपल यही है कि दोनों के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर फोर्थ को। अब जब हम ए का ए के साथ ही ले रहे हैं, इसका मतलब है ए के ही एलिमेंट को उसके अपने एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ए का पहला एलिमेंट ए के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी a1 मल्टीप्लाई बाय a1, a2 मल्टीप्लाई बाय a2, a3 मल्टीप्लाई बाय a3, a4 मल्टीप्लाई बाय a4। क्योंकि यहाँ हम ए का ए के साथ ही ले रहे हैं, जहां जहां बी है वहां भी आपने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ये बन जाएगा a1 का स्केयर, a2 का स्केयर, a3 का स्केयर, a4 का स्केयर। अब देखें ये सारे टर्म स्केयर में, तो ये तो गारंटी है कि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये हम प्रूफ हो गया कि ए का ए के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है।
अब इसी का जो सेकंड पार्ट है इसी कंडीशन का वो ये होता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को 0 के बराबर रखें तो इफ एंड ओनली इफ के साथ ए खुद 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमने ये जो प्रोडक्ट निकाला हुआ है ना, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ये पूरी 0 के बराबर है तो हर इंडिविजुअल टर्म भी 0 के बराबर होगी, और अगर ये विद स्क्वायर 0 के बराबर है तो स्क्वायर के बगैर भी किसके बराबर होगी, 0 के। तो देखें A1 A2 A3 A4 अगर 0 आ गया तो ये सारी वैल्यूज किसकी थी, ये आपके पास A की वैल्यूज थी। इसका मतलब है A खुद भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ हमने देख लिया कि A खुद भी किसके बराबर आ गया, 0 के। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब हमने करनी थी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि ए का बी के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो बी और ए के इनर प्रोडक्ट के बराबर आता है। हम ए बी का जो हमने डिफाइन क्वेश्चन में डिफाइन है, हमने वो इनर प्रोडक्ट लिखा। अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, A1 B1 यानी ये एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इनकी तरतीब को चेंज कर दे कोई मसला नहीं होता। आप A1 B1 की जगह B1 A1 लिख दे, A2 B2 की जगह B2 A2, इसी तरह A4 B4 की जगह B4 और A4। लेकिन अब इससे क्या हुआ है कि ये तो इनर प्रोडक्ट बन गया बी और ए का, ठीक है। पहले ए बी का था, अब किसका इनर प्रोडक्ट बन गया, बी और ए का। सो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब हमें देखनी थी थर्ड कंडीशन। वी हैव टू शो दैट बी सी ले लें वेक्टर स्पेस में से, तो आपने दो लेने होते हैं स्केलर फील्ड में से। पहले स्केलर को ये पहले वेक्टर स्पेस के से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर बी को, ये स्मॉल बी को कैपिटल बी से, और इस चीज का इनर प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। और तो हमने क्या प्रूव करना है कि ए बाहर आ जाए, ए का कैपिटल ए का इनर प्रोडक्ट हो सी के साथ, फिर यहाँ से स्मॉल बी बाहर आ जाए और कैपिटल बी का इनर प्रोडक्ट हो सी के साथ। ये अब आपने प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ना इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। ए आपने वही लेट कर लिया 2x2 वाला, बी भी 2x2 वाला, सी भी 2x2 वाला। अब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ये ए स्मॉल ए को कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब हम यहाँ कैपिटल ए से करवाएं, कैपिटल ए को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर स्मॉल बी को जब कैपिटल बी के साथ कराएंगे वो भी इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने उनको कहा है कि उनको ऐड करना है, तो किस तरह होगा, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म में ये देखें ऐड हो गए, मल्टीप्लाई भी करवा दिया साथ और आपस में क्या करवा दिया, ऐड भी। इस तरह दूसरी टर्म दूसरे में ऐड होगी मल्टीप्लाई, फिर तीसरी टर्म तीसरे में, फोर्थ वाली फोर्थ में। ए को कैपिटल ए को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करवा के कैपिटल बी को स्मॉल बी से मल्टीप्लाई करा के इन दोनों को जस्ट आपने ये ऐड किया। अब हम ये जो हमारी चीज बन गई है ना, इसका इनर प्रोडक्ट हम अब किसके साथ लेंगे, सी के साथ। तो इनर प्रोडक्ट भी आपको डिफाइन किया गया है कि अगर आप इसका सी के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका पहले एलिमेंट सी के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट सी के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर इसका तीसरा उसके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और प्लस फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ होगा। तो यहाँ देखें वही सिंपल इनर प्रोडक्ट को यूज करके उन्होंने किया हुआ है कि पहला एलिमेंट पहले से, ये दूसरा एलिमेंट ये दूसरे से, तीसरा एलिमेंट ये तीसरे से C3 से, प्लस फोर्थ एलिमेंट फोर्थ से। अब अगर जो हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है उसमें तो उन्होंने ए और बी को कॉमन लिया हुआ था, तो हम जिस टर्म में से ए कॉमन आता है उसमें से ए कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ उन्होंने कॉमन भी लिया हुआ है साथ और अंदर मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, दोनों स्टेप इकट्ठे किए हुए। यानी आप C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, C2 को, C3 को, C4 को, फिर आपने ए कॉमन लेना और बी। तो यहाँ से उन्होंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, कॉमन भी। अगर हम ए को कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा A1 C1, यहाँ से लेंगे तो A2 C2, यहाँ से लेंगे तो A3 C3, यहाँ से लेंगे तो A4 और C4। ए वाली टर्म्स हमने कॉमन ले ली। अब लेते हैं बी। जब बी यहाँ से बाहर जाएगा पीछे बचेगा B1 C1, यहाँ से जब बी बाहर जाएगा B2 C2, यहाँ से जब जाएगा B3 C3 और यहाँ से B4 C4। लेकिन अगर आप गौर करें ये देखें ये कौन सा अंदर जो प्रोडक्ट है ये किसका बन गया, कैपिटल ए और सी का। यानी ये इनर प्रोडक्ट किसका है, ए और सी का। और ये नीचे वाला है जब हमने बी कॉमन लिया तो अंदर इनर प्रोडक्ट बन गया बी और सी का। तो आपने ये लिख दिया कि ये ए और सी का इनर प्रोडक्ट बनता है, ये बी और सी का। और अगर आप देखें तो यही आपने प्रूव करना था। सो थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो ए बी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये हमने क्योंकि इसकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है ये वाकई क्या बनाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है। क्वेश्चन नंबर है 5, उसमें भी आपको दिया हुआ है कि वी वेक्टर स्पेस है तमाम पॉलिनोमियल का। एफ और जी उन्होंने आपको दिया हुआ है, डिफाइन करके कहा है कि ये बताएं कि ये इनर प्रोडक्ट बनाता है कि नहीं बनाता, ये इसको प्रूव करना है आपने। सिंपल, आपने सबसे पहले शो करना होता है पहली कंडीशन कि उसी एफ का उसके अपने साथ, यानी एफ हो तो हम एफ का एफ के साथ ले लेते हैं,
जी हो तो जी का जी के साथ वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो आप एफ का एफ के साथ लेंगे तो इसका मतलब है जहां जी है वहां भी क्या पुट कर दें, एफ। ये जो गिवन चीज है उसमें हमने एफ पुट कर दिया। एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई होकर एफ ऑफ टी का स्केयर बन जाएगा। स्केयर वाली चीज आपको पता है वैसे ही क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। तो ये पहले ही जो हमारी कंडीशन है उसका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमने ये प्रूफ करना होता है कि इसी प्रोडक्ट को अगर हम 0 के बराबर रखें तो इफ एंड ओनली इफ के साथ एफ खुद किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो हमने इसको रखा 0 के बराबर, यानी जो क्वेश्चन हम निकाल के आए ना 0 से 1 एफ ऑफ टी स्केयर डी टी, इसको हमने 0 के बराबर रखा। अब क्योंकि ये अगर खुद चीज 0 के बराबर है तो ये इंटीग्रेशन के बगैर भी किसके बराबर होगी, 0 के। और अगर विद स्केयर ये 0 के बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ के साथ ये खुद भी किसके बराबर होगी, 0 के। इसका मतलब है हमारा एफ किसके बराबर आ गया, 0 के। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। दूसरी कंडीशन में आपने ये प्रूव करना होता है कि एफ और जी का इनर प्रोडक्ट जी और एफ के इनर प्रोडक्ट के बराबर है। तो जी और एफ का आपने एफ और जी का जो क्वेश्चन में डिफाइन है आपने वो लिख लिया। अब क्योंकि ये सिंपल फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इनकी जगह बेशक जी ऑफ टी एफ ऑफ टी लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। ये आपके पास क्या है, ये पोलिनोमियल हैं। ये आप इनको बेशक पहले जी को लिख दें फिर एफ को लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इनको चेंज करने से क्या हुआ है कि अब ये क्या बन गया, जी और एफ का इनर प्रोडक्ट बन गया। तो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। अब हमने थर्ड कंडीशन प्रूव करनी है। नाउ वी हैव टू शो दैट कि अगर हम ये 3 एफ जी एच ये ले लेते हैं वेक्टर स्पेस में से, 2 ले लेते हैं फील्ड में से, तो पहले इसको पहले से करवाएं, प्लस बी को जी से मल्टीप्लाई कराएं और इसका इनर प्रोडक्ट लें एच के साथ। और तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बाहर आ जाए और एफ का इनर प्रोडक्ट आए एच के साथ, बी बाहर आ जाए और जी का इनर प्रोडक्ट आए एच के साथ। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ए को मल्टीप्लाई कराएं एफ के साथ, बी को मल्टीप्लाई कराएं जी के साथ। तो ये सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई हमने करवा दिया, ए को एफ के साथ प्लस बी को जी के साथ। और ये फंक्शन जो क्वेश्चन में आपको दिया है ना प्रोडक्ट, उसके अंदर जी टी। और अब आपने इसका इनर प्रोडक्ट लेना था एच के साथ। तो देखें इनर प्रोडक्ट में क्या किस तरह का उन्होंने डिफाइन दिया हुआ है, सिंपल कि अगर हम एफ और जी का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ टी के साथ। अब अगर आप इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं एच के साथ तो इसका मतलब है ए एफ प्लस बी जी ऑफ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा एच ऑफ टी के साथ और 0 से 1 इंटीग्रेशन डॉट डी टी। सिंपल हमने वो इनर प्रोडक्ट ले लिया। अब आप ना अंदर क्या करें, एच ऑफ टी जो है ना, ये एच ऑफ टी को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करें। इंटीग्रेशन भी हमने अलग अलग कर ली, इसके साथ अलग इसके साथ अलग। अब यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। आपने ए ले लिया, यहाँ से बी ले लिया। ये अंदर देखिए किसका इनर प्रोडक्ट बन गया सारा, एफ और एच का। और यहाँ किसका बन गया, जी और एच का। हमने यही प्रूव करना था। सो थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो एफ जी ये हमने क्या बना दिया, इसने इनर प्रोडक्ट स्पेस बना दिया। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपको कहा हुआ है कि एक ये U1 है, ये U2 है, ये U3, आपको तीनों गिवन है। फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ पेयर्स डिफाइन एज। आपने इस तरह करना है कि इन सब का 1 बाय 1 करके ना इनर प्रोडक्ट लेना है, जिस तरह के क्वेश्चन वालों ने डिफाइन किया हुआ है। और क्वेश्चन वालों ने डिफाइन सिंपल किया हुआ है कि पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे को दूसरे से, प्लस तीसरे को तीसरे से, मतलब वो यूक्लिडियन टाइप सबसे सिंपल इनर प्रोडक्ट आपको डिफाइन है। आपने इन तीनों का इसके यानी इसको यूज करके ना इन तीनों का इनर प्रोडक्ट लेना है 1 बाय 1। कैसे लेंगे, पहले U1 का U2 के साथ ले लें, फिर U2 का U3 के साथ ले लें और फिर U3 का U1 के साथ ले लें। सबका उन्होंने फाइंड करने को कहा है ना, तमाम पेयर्स का। तो हम 1 बाय 1 हर पेयर का लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं U1 का U2 के साथ। तो किस तरह लेंगे, U1 के पहले एलिमेंट को U2 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस फिर दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। तो यहाँ करवाएं 1 को 2 से, प्लस 2 को 1 से, प्लस 1 को 2 से। ये सिंपल करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम लेते हैं U2 का U3 के साथ। तो वो भी सिंपल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ये सिंपल यहाँ उन्होंने क्या किया हुआ है, इनर प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये इसको सॉल्व किया है तो आपके पास क्या आ गया, -3। अब हम ले लेते हैं U1 और U3 का आपस में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये आपका यहाँ इन्होंने प्रोडक्ट इस तरह लिया हुआ इनर प्रोडक्ट, 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आपके पास क्या आ गया 0। और आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आए तो वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल, क्योंकि ये आपस में इनका इनर प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब है u1 u3 आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 का ना सेकंड पार्ट है, उन्होंने कहा है फाइंड नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर, यानी आपको वो जो तीनों वेक्टर दिए गए हैं ना उनकी नॉर्म भी फाइंड करें। और नॉर्म फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता था कि आप उसका वेक्टर का उसके अपने साथ इनर प्रोडक्ट लें और ऊपर अंडर रूट लगा दें। अब यहाँ क्योंकि हमने u1 u2 u3 सबका फाइंड करना है, तो पहले u1 का फाइंड करते हैं नॉर्म। तो u1 के नॉर्म का क्या फॉर्मूला है कि u1 का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें और क्या आ जाएगा ऊपर अंडर रूट। अब u1 का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट का मतलब है कि इसका u1 का पहला एलिमेंट u1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व किया, अंडर रूट 6 आ गया। अब इसी तरह u2 का नॉर्म निकालना है, तो क्या होगा, u2 को u2 के साथ का इनर प्रोडक्ट लें और अंडर रूट। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये स्क्वायर रूट्स को सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के। अब आपने लेना है अब आपने लेना है u3 का इनर प्रोडक्ट नॉर्म। u3 का नॉर्म किस तरह लेंगे कि u3 का u3 के साथ इनर प्रोडक्ट लें और ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर रूट। तो u3 का हम पहले u3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, वो वही है जो क्वेश्चन में डिफाइन है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय -4। जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 21। ये आपका था पार्ट नंबर सेकंड, जो उन्होंने फाइंड करने को कहा था कि सबके नॉर्म फाइंड करें। अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने आपको कहा है एक ये वेक्टर u1 है, एक ये आप u2 दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। आपको उन्होंने कहा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो u1 पे भी ऑर्थोगोनल हो और u2 पे भी क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। हम इस तरह w लेट कर लेते हैं कि w वो वेक्टर है जो कि u1 पे भी ऑर्थोगोनल है, u2 पे भी। इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी डायरेक्ट मेथड है वो वेक्टर फाइंड करने का। आप इस तरह करें कि ना एक मैट्रिक्स सा बना लें जिसमें पहले e1 e2 e3 कह दें और नीचे ना पहले u1 के वैल्यू पुट कर दें, यानी 1 2 1, तो ये 1 2 1, और फिर u2 की पुट कर दें 2 1 2, ये 2 1 2। अब आपने ना इसको ना ओपन करना है, इस डिटर्मिनेंट को आपने क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। जो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आपका आंसर आएगा ना, वही आपके w के जो एलिमेंट्स होंगे और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है, डायरेक्ट मेथड होता है निकालने का, कि अगर कोई वेक्टर है, अगर आपने निकालना है कि वो ऑर्थोगोनल है किसी दो वेक्टर पे, तो इस तरह आप मैट्रिक्स बना के ना डिटर्मिनेंट बना के उसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ आप ना इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के ना इसको एक्सपेंड कर दें। E1 तो ये कॉलम ये रो अंदर बचेगा 2 1 1 2, फिर दरमियान में माइनस E2 ये कॉलम ये रो 1 1 2 2, फिर ये E3। अब ये आपने सिंपल इसको डिटर्मिनेंट जैसे मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास क्या आ गया 4, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -4 माइनस का 3। तो ये E1 E2 E3 यही आपके पास आपने निकालना थे ना, ये नहीं निकाला है आपके पास 3 0 -3। अब ये इसको हमने इस तरह करके लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में 3 0 -3, तो ये कॉलम की शक्ल में 3 आप इसमें से बाहर ले रहे, कॉमन आ रहा है, अंदर बचता है 1 0 -1। तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो 1 0 -1 आता है, यानी कॉमन वगैरह लेके जो फाइनल आंसर होता है। इसका मतलब है W आपका किसके बराबर आ गया, 1 0 -1। ये वो वेक्टर है जो इस पे और इस पे क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब हमने इसका देखना था पार्ट नंबर 4, जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। पार्ट नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है उसमें भी आपको यही काम का है, फाइंड अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 u3। आपने वो वेक्टर फाइंड करना है जो इन पे ऑर्थोगोनल है, वही सेम मेथड है, सिर्फ वेक्टर थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके दिया हुआ है, काम वही है। आपने वो w लेट कर लेना है, ये इस तरह का डिटर्मिनेंट बना लेना है e1 e2 e3, फिर पहले ये लिख लेना है u1 यानी 1 2 1, फिर u2 लिख देना, u3 सॉरी 2 1 -4। अब आप इनको एक्सपेंड कर लें, सिंपल एक्सपेंड करके आपके पास सिंपल करके आंसर आ -9, 6 माइनस का 3। तो -9 6 और -3, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचता है -3 2 -1। तो ये आपके पास जो कॉमन लेके फाइनल आंसर है वो W आ गया -3 2 और -1 के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था।
इसका एक और मतलब रहता है ग्राम स्मिथ वाला, उससे उसके रिलेटेड बस 3-4 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए, एक एग्जांपल है, तो वो हम ना कल पहले वो मेथड देख के और उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। जिसको कुछ ना समझ आए वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।